अ वेरी गुड आफ्टरनून। कल की क्लास में हमने 12th बॉटनी कंप्लीट किया था। आज से हम 11th बॉटनी स्टार्ट कर रहे हैं और मैं उसका फर्स्ट चैप्टर आज पढ़ाऊंगी, द लिविंग वर्ल्ड। उसको बिल्कुल हम उसके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो रिवाइज करेंगे। एक दो क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं बट वो बहुत स्कोरिंग होते हैं और आते हैं और ऐसे हैं जो अपने गलत नहीं होंगे, सो दे आर वेरी स्कोरिंग। और कुछ एक कॉन्सेप्ट है इसका जिसपे बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको भी अपन कवर करेंगे। तो मैं जब ये स्लाइड बना रही थी कल, तो मुझे यहाँ पर कोई पिक्चर डालना था, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था क्योंकि लिविंग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो इस समय कहीं ना कहीं हम सब भी ऐसे ही बने हुए हैं, ऐसे ही वो चश्मा वश्मा लगाकर और उल्लू की तरह। उल्लू क्यों बना है? क्योंकि रात में दमादम पढ़ाई कर रहे हैं। सो ये सिर्फ इसलिए क्योंकि वैसे भी 12 बजे आप सबकी 12 बजी होती है, तो थोड़ा सा ये देख के स्माइल करो और हंसते हंसते पढ़ाई करो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर नंबर 1 ऑफ एनसीईआरटी 11th। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि लिविंग किसको कहते हैं। देखिए बिल्कुल शॉर्ट में बताती हूँ आपको। लिविंग जो है, वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, इसकी एक सिंपल सी ट्रिक आप बना सकते हो, ग्राम्स। ग्राम्स, वैसे तो ग्राम्स की स्पेलिंग GRAMS होती है, हमने उसे ग्राम्स को GRAMCE लिख दिया। यानी एक तो उसमें ग्रोथ होना चाहिए, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए लगातार, यहाँ लिख देते हैं ग्रोथ। फिर रिप्रोडक्शन होना चाहिए, रिप्रोडक्शन मतलब अपने ही जैसे और रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक है। ए का मतलब एक टेबल को धक्का मारोगे तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, आपको कोई धक्का मारेगा आप रिस्पॉन्ड करोगे। एक टेबल पे कुछ गिर गया, एक बार चाय गिर गई तो दूसरी बार ऐसा नहीं कि जब वो चाय फिर से अपन गिराने लग जाए तो वो वहां से हट जाए, पर आपके हाथ पे एक बार चाय गिरी और अब कोई आएगा तो आप अपना हाथ हटा लोगे। यानी कि कॉन्शियसनेस, या जिसे कह सकते हैं हम एबिलिटी टू सेंस एंड देन गिव अ रिस्पॉन्स। इसके बाद एम मतलब मेटाबॉलिज्म, लगातार हमारे में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म हो रहा है। हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ चुके हैं। प्रोटीन से अमीनो एसिड बना, क्या है, कैटा या एना? कैटाबॉलिज्म। ग्लूकोज से एटीपी निकल रही है, क्या है, कैटाबॉलिज्म। CO2 H2O ने मिलकर खाना बना दिया, क्या है, एनाबॉलिज्म। नाउ इसके बाद सी का मतलब है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी यूनिक कैरेक्टर होता है, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही मिलेगा। सेल, टेबल में, चेयर में, नॉन लिविंग में एटम्स मिल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं, पर सेल कभी नहीं मिलेगा। और लिविंग कम से कम एक सेल का बना ही बना होगा, जैसे कि बैक्टीरिया। और ई का मतलब है एमर्जेंस। ये 6 मेन प्रॉपर्टीज हैं, इनमें से कोई 5 मेन पूछे तो इसको हटा दो, ये 5 मोस्ट कॉमन है। अब इनको क्विकली डिस्कस करते हैं ताकि एनसीईआरटी का सब आपको समझ में आ जाए। पहले अपन लेते हैं लेट्स से मेटाबॉलिज्म। एक वर्ड होता है जिसे कहते हैं डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर शब्द जो है ये डेफिनेशन से आया है। डेफिनेशन मतलब परिभाषा, परिभाषा जो चेंज नहीं कर सकते। मुझे पता नहीं आप लोगों को बताया ही होगा स्कूल में ऐसा कहते थे कि डेफिनेशन ऐसी की ऐसी लिखनी पड़ेगी, उसमें एक शब्द भी इधर का उधर करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, वो गलत हो जाएगी, मतलब उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है। ऐसे ही लिविंग का डेफिनेटिव फीचर का मतलब है, डिफाइनिंग फीचर का मतलब है वो सिर्फ लिविंग में मिलेगा और किसी नॉन लिविंग में नहीं मिलेगा। हर लिविंग में मिलना चाहिए और किसी नॉन लिविंग में नहीं मिलना चाहिए, तो उसे कहेंगे डिफाइनिंग फीचर। अब देखते हैं इनमें से डिफाइनिंग फीचर कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेट्स से ग्रोथ की। क्या लिविंग में ग्रोथ होती है? होती है। हमारी ग्रोथ का 2 मतलब होता है, एक तो सेल का साइज बढ़ना और एक सेल का नंबर बढ़ना। जैसे कि अगर हम ग्रोथ की बात करें लेट्स से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे हम हैं, हमारे में जाइगोट सिंगल सेल था, फिर 2 सेल हुआ, 4 सेल हुआ, 8 सेल हुआ, और उसके साथ साथ में साइज बढ़ रहा है तो हमारे बॉडी का भी मास बढ़ रहा है, ये हमारे में ग्रोथ हो रही है। बैक्टीरिया में ग्रोथ का क्या मतलब है? वो ग्रो करेगा और ग्रो करते ही रिप्रोड्यूस भी कर देगा। लेकिन हाँ, दोनों में ग्रोथ होगी, चाहे यूनिसेल्यूलर हो चाहे मल्टी सेल्यूलर हो। तो डिफाइनिंग फीचर में 2 क्राइटेरिया है, एक कि हर लिविंग में मिलना ही मिलना चाहिए है, हर लिविंग में ग्रोथ होती है। दूसरा क्राइटेरिया, किसी नॉन लिविंग में नहीं मिलना चाहिए। इसको देखते हैं, क्या टेबल ग्रो करती है? क्या चेयर ग्रो करती है? तो फिर ग्रोथ नॉन लिविंग में होती है? होती है। सैंड ड्यून, रेत का टीला, सैंड और इकट्ठी हो जाती है, बड़ा हो जाता है। पहाड़ छोटा सा होता है, धीरे धीरे समय के साथ बड़ा हो जाता है, या हो सकता है कट कट के छोटा हो जाए। तो ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग में भी है, लिविंग में भी है, इसीलिए नॉन डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। लेकिन सीधे क्वेश्चन पूछते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग की ग्रोथ में क्या अंतर है। देखिए हमारी जो ग्रोथ है वो अंदर से हो रही है,
आप खाना भी खा रहे हो तो आप ऐसा नहीं बोल सकते खाना बाहर से खा रहा हूं तो ग्रोथ बाहर से हो रही है, वो खाना बॉडी के अंदर जा रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उससे फिर आप बढ़ तो अंदर से ही रहे हो। ऐसा थोड़ी होता है अपन ने ऑक्सीजन ली तो अपने लंग्स इतने बड़े हो गए। ग्रोथ अपनी अंदर से होती है, जबकि एक रेत का टीला जो है या हिल जो है वो कैसे बढ़ रहा है, बाहर से। तो नॉन लिविंग में एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और लिविंग में इंट्रिंसिक ग्रोथ। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। अब रिप्रोडक्शन देखते हैं। क्या ऑल लिविंग बीइंग्स रिप्रोड्यूस? म्यूल पढ़ा है, खच्चर, हिनी, म्यूल नहीं रिप्रोड्यूस करते। और कौन पढ़े हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते? वर्कर बीस, स्टेराइल वर्कर बीस, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते। ड्रोन्स करते हैं क्या रिप्रोड्यूस? ड्रोन्स तो स्पर्म्स देते हैं, क्वीन भी एग देती है, वो तो करते हैं, वर्कर बीज नहीं करती है। और अगर कोई ह्यूमन है, कपल है, इनफर्टाइल है, प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर है, स्पर्म्स ही नहीं बनते, तो वो भी कैसा हो गया, इनफर्टाइल। तो जरूरी थोड़ी ना है हर लिविंग रिप्रोड्यूस करे। क्या हर नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस कर सकता है? कोई भी नॉन लिविंग। देखो क्राइटेरिया क्या है, हर लिविंग में ग्रोथ होती है पर नॉन लिविंग में भी होती है, इसीलिए डिफाइनिंग नहीं है। किसी नॉन लिविंग में नहीं होती, क्राइटेरिया फुलफिल, लेकिन सारे लिविंग में भी नहीं होती, तो ये फिर से डिफाइनिंग नहीं है। तो दोनों डिफाइनिंग नहीं है पर कारण अलग अलग है। ये पहला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, हर लिविंग में होती है, पर दूसरा नहीं कर रहा क्योंकि नॉन लिविंग में भी होता है। ये दूसरा फुलफिल कर रहा है कि किसी नॉन लिविंग में नहीं होता, पर पहला फुलफिल नहीं कर रहा कि हर लिविंग में होता है। रटा होना चाहिए इनफर्टाइल कपल, वर्कर बीज एंड म्यूल। ये 3 एग्जाम्पल्स हो गए। अब रिप्रोडक्शन, फिर इसमें घिसा पिटा लिखा है कि वो एसेक्सुअल हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है, उसके डिफरेंसेस वो अपन रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं तो मैं रिपीट नहीं करूंगी। फिर इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मीन्स इसी चैप्टर में लिख दिए हैं, वो भी अपन डिटेल पढ़ चुके हैं, जैसे बाइनरी फिजन है, स्पोर्यूलेशन है, बडिंग है, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन है, उन सब के नाम लिखे हैं। किसमें होता है फ्रैगमेंटेशन? कोई एक एग्जाम्पल दो। स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया। बडिंग किस में पड़ी है? यीस्ट में और हाइड्रा में। बाइनरी फिजन को देखकर क्या याद आता है सुन के? अमीबा यानी बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ, तो वो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। स्पोर्स सुन के क्या याद आते हैं? एल्गी, फंजाई, ये सब में स्पोर्स के थ्रू होता है। कोनिडिया पढ़े थे अपन ने, याद है? तो ये रिप्रोडक्शन हो गया। तो इसके ये लिखा हुआ है इस चैप्टर में, उसको पढ़ लेना, कुछ भी नहीं है, 2 मिनट का काम है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हमारे में क्या हर वक्त ग्रोथ हो रही है? हो रही है। कोई ना कोई सेल डिवाइड कर रहा है या ग्रो कर रहा है तो हो रही है, पर क्या रिप्रोडक्शन हमेशा हो रहा है? जनन की प्रक्रिया नहीं हो रही मल्टी सेल्यूलर में। यूनिसेल्यूलर में क्या हुआ? जैसे ये एक अमीबा, ये सपोज बैक्टीरिया है, ये जैसे ही ग्रो करेगा वैसे ही ये डिवाइड हो जाएगा। तो ध्यान दो, ये क्वेश्चन पूछते हैं, यूनिसेल्यूलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक दूसरे से मिले हुए हैं, म्यूचुअल है। ग्रोथ होगी तो अगला स्टेप रिप्रोडक्शन ही होगा क्योंकि यूनिसेल्यूलर है वो। लेकिन मल्टी सेल्यूलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ होगी तो रिप्रोडक्शन होगा ही होगा उसी समय पर। अब चलिए थर्ड पॉइंट पर आते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब है रिएक्शंस होना, लिविंग रिएक्शंस होना, कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म। ये बताइए कि क्या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म हो रहा है? जब मैं लिविंग बोलती हूँ तो एक बैक्टीरिया सोचा करो और एक अपने आप को सोच लो। हो रहा है, सब में हो रहा है। बैक्टीरिया में भी रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस सब कुछ हो रहा है। क्या किसी नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म हो रहा है? नहीं हो रहा। टेबल, कुर्सी, सैंड ड्यून, पानी, पहाड़, किसी में भी नहीं हो रहा। तो क्या ये डिफाइनिंग फीचर है? है। अब इसमें एक एनसीईआरटी में बात लिखी है कि भाई आप लैब में टेस्ट ट्यूब में भी तो रिएक्शन करवा देते हो। केमिस्ट्री लैब में क्या कर रहे हो? सारी रिएक्शंस ही तो कर रहे हो। तो फिर तो टेस्ट ट्यूब जो है वो तो नॉन लिविंग है, तो फिर उसमें ये मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो फिर ये डिफाइनिंग फीचर कैसे हुआ? तो ध्यान दीजिए कि ये लिविंग रिएक्शन तो करवा रहे हैं, पर इस टेस्ट ट्यूब को लिविंग थिंग नहीं मानेंगे। ये नॉन लिविंग ही है। लिविंग रिएक्शन हम आर्टिफिशियली करवा रहे हैं, नेचुरली थोड़ी ना टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रही है। ग्रोथ तो नेचुरली हो रही थी, रेत का टीला अपने आप बढ़ रहा था, आप नहीं डाल रहे थे रेत उस पे, ये तो आप करवाओगे, तो नेचर ने थोड़ी ना ये किया है। तो प्लीज नोट कि मेटाबॉलिज्म लैब में होता है, और लैब में मतलब सेल फ्री सिस्टम में, वो सेल नहीं है, बिना सेल के भी हो रहा है, पर आप करवा रहे हो, इसीलिए इसे लिविंग रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि ये वो रिएक्शन है जो वैसे लिविंग में होती, पर इसे लिविंग थिंग नहीं कहेंगे, और इट इज अ डिफाइनिंग फीचर विदाउट एनी डाउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब
बात करते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम। ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग में मिलता है और किसी नॉन लिविंग में नहीं मिलता है, तो विदाउट एनी डाउट ये भी डिफाइनिंग फीचर है। हालांकि एनसीईआरटी में इसको अलग से पॉइंट नहीं लिखा गया है, एक नीचे छोटी सी मेटाबॉलिज्म के बाद लाइन दे दी गई है कि सेल्यूलर स्ट्रक्चर भी डिफाइनिंग फीचर है। अब हम आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब एक अवेयरनेस, एक जागरूकता, जैसी हमने बात करी कि हमारे अंदर एक जागरूकता है। ये बताइए कि एक वर्ड और है सेल्फ कॉन्शियसनेस। देखिए दो चीजें हैं, कॉन्शियसनेस मतलब तो जागरूक होना, मैं अपने वातावरण के प्रति जागरूक हूँ। पानी बहुत ज़्यादा, हमें पता है पानी वेस्ट करेंगे, पानी आगे के टाइम पे खर्च हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, किसी को पानी नहीं मिलेगा, तो वी स्टार्टेड सेविंग वाटर। ये एक मेरी एनवायरनमेंट के प्रति अवेयरनेस है। सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब मैं खुद के प्रति कितना जागरूक हूँ। मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ, टेस्ट पेपर एनालिसिस करो, कॉन्टम्पलेट करो, रोज रात को जाकर सोचो कहाँ टाइम वेस्ट करा, अपने बारे में सोचिए कि कहाँ इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। क्या कुत्ता बिल्ली ये करता है? नहीं। क्या कुत्ता बिल्ली एनवायरनमेंट के प्रति सेंसिटिव है? आप एक कुत्ते को एक बार मारो लकड़ी से, आप दोबारा जाओगे वो आपको काटेगा या भाग जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन हिम्मत वाला है या डरपोक है, या आपके हाथ में लकड़ी कितनी मोटी पतली है। तो जनरल कॉन्शियसनेस की अगर हम बात करें, वो सब लिविंग में है और किसी नॉन लिविंग में नहीं है, तो वो डिफाइनिंग फीचर है। लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में है। एनसीईआरटी की लाइन है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करते हैं कि एक इंसान जो कोमा में है उसे लिविंग मानेंगे या नॉन लिविंग मानेंगे? लिविंग मानेंगे या नॉन लिविंग मानेंगे? क्यों मानोगे लिविंग? देखिए अगर वो कॉन्शियस है, देखिए वो उसमें एबिलिटी नहीं है सेंस करके रिस्पॉन्ड करने की, ये सही बात है। आप उसको पिंच भी कर दोगे उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन जो मेडिसिन उसको दे रहे हो, तो मेडिसिन भी तो बॉडी के अंदर जाके रिएक्शन ही कर रही है, तो मेटाबॉलिज्म तो उसमें भी हो रहा है। भले ही वो आपको सामने से नहीं दिख रहा है, बोलता चालता देखता या कोई रिस्पॉन्स देता हुआ, तो एक्चुअली ना तो उसे पूरा लिविंग कह सकते हो आप, ना पूरा नॉन लिविंग कह सकते हो। उन्हें ब्रेन डेड कहते हैं। ब्रेन डेड, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी का वर्ड है, ब्रेन डेड है वो। अगर कोमा से बाहर आ गए तो वो लिविंग रहेंगे, बट हाँ नॉन लिविंग तो नहीं है, वरना फिर वो मर जाएंगे, तो दे आर कंसिडर्ड ब्रेन डेड। सो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ, फटाफट से बताइए इन पांचों में से डिफाइनिंग कैरेक्टर कौन कौन से नहीं है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। और कौन से हैं? मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस या एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड। अब एमर्जेंस क्या होता है? एमर्जेंस किसी चीज का इमर्ज होना, मतलब उभर कर आना। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 सेल हैं, इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, और जब इन्होंने मिलकर टिश्यू बनाया तो इस टिश्यू में कोई नई प्रॉपर्टी उभर कर आ गई, ये इमर्जेंस है। चारों टाइप के टिश्यू हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस, आज ही हमने कंप्लीट किया है सुबह की क्लास में। इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, और ये चारों मिले तो हार्ट बन गया जिसकी खुद का अपना ही फंक्शन हो गया। ये चारों मिले तो स्टमक बन गया जिसका खुद का अलग फंक्शन हो गया। सेम चारों टाइप के टिश्यूज हैं, लेकिन जब ऑर्गन बनाया तो कुछ और ही उभर कर आ गया, इसे इमर्जेंस कहते हैं। इतना समझ में आया? और ये भी ऑफ कोर्स डिफाइनिंग फीचर है। चलिए, तो यही सब बस हमने लिखा है कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या डिफरेंस है। ये 4 पॉइंट्स प्लस सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, इस सबको मैं स्किप कर रही हूँ। बस इसमें ये सारी एनसीईआरटी की लाइनें, मैंने अलग से कुछ भी नहीं लिखा है। आज जाके पढ़िएगा, जो डाउट्स हो वो पूछिएगा। अब नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक जो हमें इसमें पढ़ना है वो है बायोडाइवर्सिटी। छोटा इसलिए कह रही हूं क्योंकि इसकी पूरी डिटेल, हम एक पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं इकोलॉजी का, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब था कि अर्थ पर जितनी भी स्पीशीज हैं उनका नंबर और उनका टाइप, उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और अगर आपको याद हो अभी तक कितनी स्पीशीज को डिस्कवर कर लिया गया है, 1.7 से 1.8 मिलियन। किन्होंने किया था याद है? रॉबर्ट मे ने। चलो कितनी परसेंट है ये टोटल की? 22%। तो इसीलिए तो मैंने कहा छोटा सा, क्योंकि सब आपको आता है, अपन पढ़ चुके हैं। एनीवेज, अब ये जो स्पीशीज हैं, देखो अब हमें इनको क्लासिफिकेशन करना है इनका। इस साइंस को कहते हैं टैक्सोनॉमी। समझिएगा, दो शब्द हैं, टैक्सोनॉमी और एक सिस्टमैटिक। इन दो शब्दों का अलग अलग, थोड़ा सा अलग मतलब है। टैक्सोनॉमी का मतलब ये है कि अपन कैटेगरीज में डालेंगे। भाई क्यों डालते हैं? जैसे मान लो आप E2s में एंटर हुए और
आपने आके गार्ड ने आपको आपकी क्लास पता करनी है, पहला दिन है कि मुझे कहाँ बैठना है, तो बहुत सिंपल है, आप गार्ड आपसे पूछेगा कि आप कौन सी क्लास में हो, आपने कहा मैं 13th का स्टूडेंट हूँ, तो उसको मालूम है कि भाई इस फ्लोर पे 13th के हैं, इन रूम नंबर में 11th की क्लास है, इन रूम नंबर में 12th की क्लास है। फिर आपने 13th पे उससे पूछा कौन से कोर्स के हो आप, आपने कहा मैं रैपिड रिवीजन कोर्स का हूँ, तो उसको मालूम है 4 नंबर रूम में वो क्लास चल रही है, वो आपको बोल देगा फर्स्ट फ्लोर पे रूम नंबर 4 में चले जाओ। क्यों? क्योंकि हमने कैटेगरीज बनाई हुई हैं। अदरवाइज क्या होगा, पता पड़ा कोई भी बच्चा कहीं बैठ रहा है तो सब खपड़तान होगी। तो जब आप इस रूम नंबर 4 में आओगे फर्स्ट फ्लोर पे, तो आपको पता है कि यहाँ सारे बच्चे 13th के हैं और ये सब रैपिड रिवीजन कोर्स पढ़ रहे हैं, तो हमने आप सबकी एक कॉमन कैरेक्टर है और उसके साथ आपको एक ग्रुप में डाल दिया। दूसरी क्लास में हो सकता है जेई वाले बच्चे हो, 12th के बच्चे हो और ईयर लॉन्ग कोर्स पढ़ रहे हो, तो वो उन सबकी कॉमन कैरेक्टर्स हैं और उनको एक साथ ग्रुप कर दिया और आप में और उनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब हो सकता है कि कोई दूसरे इंस्टीट्यूट हो और वहां पर लेट्स से कोई तीसरा ही कोर्स चल रहा हो जो एजुकेशन से रिलेटेड ही नहीं है, मान लो वो डांस क्लास हो, तो अगर अब उनसे आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप दोनों में तो फिर भी सिमिलैरिटी है, जेई और नीट, लेकिन हो एजुकेशन फील्ड वाले, और वो तो आर्ट्स की क्लास हो गई, डांस की क्लास हो गई, तो वो कॉमन, आप कॉमन, जेई वाले आपस में कॉमन, पर कंपेयर करोगे तो आप दोनों डिफरेंट थे, पर अब कंपेयर करोगे तो उनके कंपैरिजन में आप दोनों फिर भी सिमिलर। तो ऐसे करके हम ग्रुपिंग करते हैं ताकि हमारे को इजी हो जाए किसी भी चीज को पढ़ना। अब कैसे करोगे, देखो इसको समझो आप। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि मैं कहीं जा रही थी, मुझे एक पेड़ दिखा नया सा, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, वो पेड़ लेकर आई और मैं साइंटिस्ट हूं एक, और मैंने उस पेड़ के सारे कैरेक्टर्स को लिस्ट कर लिया, सारे कैरेक्टर्स को, जितने कैरेक्टर्स हैं, एनाटमी, मॉर्फोलॉजी, बायोकेमिकल, जितने कैरेक्टर्स हैं, मतलब उसमें पत्ती है कैसी है, शेप क्या है, फाइलोटैक्सी कैसी है, वेनेशन कैसा है, स्टेम कैसी है, रूट कैसी है, फाइब्रस है, एडिवेंटिशियस है, सब कुछ मैंने एक साथ लिख लिया। ठीक है, अब मैं उसे पहचानने की कोशिश करूंगी, आइडेंटिफिकेशन। कैसे पहचानूंगी मैं कोई जर्नल, बुक, कुछ ना कुछ उठाऊंगी जिसमें पेड़ों के बारे में लिखा है और मैं देखूंगी, मुझे पता चला अरे ये तो आम का पेड़ है, ये तो डाइकॉट है, एंजियोस्पर्मिक है, मैं उसको उठाकर, मुझे पता चल गया कि उसमें है ये। या अगर ये नया है और इसके सब कैरेक्टर्स किसी ग्रुप से मिल रहे हैं तो हम उसके अंदर उसे आइडेंटिफाई करके क्लासिफाई कर देंगे, उसमें डाल देंगे। आया समझ में? लेकिन मान लो कि वो नया है, मान लो जितने ग्रुप्स अवेलेबल हैं सबके साथ कोशिश करिए आइडेंटिफाई करने की, किसी से आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ किसी में, तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक नया ग्रुप बनाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब साइंटिस्ट को प्लेटिपस मिला होगा पहला, तो उन्होंने देखा इसके तो मैमरी ग्लैंड्स हैं, तो इसको मैमेलिया में डाल दिया। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि इसमें तो टीट्स नहीं है, ओवीपैरा से अंडा देता है और क्लोएका भी मिलता है, तो बोला रेप्टाइल में तो डाल नहीं सकते हैं क्योंकि मैमरी ग्लैंड्स हैं, बर्ड्स में भी नहीं डाल सकते हैं, मैमल्स में डालना पड़ेगा, लेकिन इसमें एक नया ग्रुप बना दिया, प्रोटोथीरियन मैमल्स। तो ऐसे करके नया, तो या तो अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है कॉमन ग्रुप तो उसमें क्लासिफाई कर दो, नहीं तो नया बना दो। अब फिर उसका नाम देना पड़ेगा, यानी नेक्स्ट हो गया नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर ये सब कुछ टैक्सोनॉमी के ही अंडर आ रहा है, ये जो क्लासेस, ये जो ग्रुप्स हम बनाएंगे। अब नाम में देखो क्या है, मान लो कि हमने कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं रखा, तो मैं यहाँ पे गुलाब लिख रही हूँ, इंग्लैंड में रोज है, मैं बोल रही हूँ हाँ गुलाब बहुत सुंदर होता है, वो बोल रहा है नहीं नहीं गुलाब इज नॉट दैट ब्यूटीफुल, रोज इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, तो ये तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो कोई एक कॉमन नाम होना चाहिए। तो दो तरह के नाम होते हैं, एक तो लोकल नेम, इसको वर्नाक्यूलर नेम भी बोलते हैं, ये पूछते हैं वर्नाक्यूलर नेम, और एक साइंटिफिक नेम जो सब जगह सेम होगा, और एक इंग्लिश नेम, क्योंकि इंग्लिश मोस्ट कॉमन लैंग्वेज है ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल आम, ये लोकल नाम हो गया, मैंगो इंग्लिश नाम हो गया, और मैंजीफेरा इंडिका ये साइंटिफिक नेम हो गया या बोटानिकल नेम हो गया। अब आम के बहुत सारे अलग अलग एरिया में अलग अलग, जैसे प्याज को कांदा भी बोलते हैं, ऐसे अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। तो 3 तरह के नाम होते हैं, हमें ये नाम पढ़ना है, ये नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, ये तो टैक्सोनॉमी का पार्ट है। लेकिन सिस्टमैटिक का क्या मतलब है? सिस्टमैटिक वर्ड जो है ये सिस्टीमा से आया है, लैटिन वर्ड से। इसका मतलब है जब आप ये सब कुछ करो और साथ में अब इनका आपस में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी पढ़ो, कौन किससे आया है, किसका कौन पूर्वज होगा, यानी फाइलोजेनी भी अगर मिक्स कर दोगे
तब उसे सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। तो दिस इज इक्वल टू टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। आपस में रिलेशनशिप्स भी स्टडी करो तो उसे सिस्टमैटिक्स कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यही सब लिखा हुआ है, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन। हाँ, अब प्लांट्स के लिए जो नाम दिए हैं इनके फुल फॉर्म्स आने चाहिए, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब सेम नेम होना चाहिए, एक ही, मतलब जब भी हम डिस्क्रिप्शन देंगे किसी ऑर्गेनिज्म का, नाम कैसा होना चाहिए, उस ऑर्गेनिज्म का पूरी दुनिया में एक ही नाम होना चाहिए, सब उसको एक ही नाम से जाने, और किसी दूसरे का वो नाम नहीं होना चाहिए। मैंजीफेरा इंडिका सिर्फ और सिर्फ वो पीले रंग का जो फल है, जिसको हम आम कहते हैं, कोई और कुछ और कहता है, उसी का होना चाहिए, और किसी दूसरे का, कोई ऑर्गेनिज्म का नाम मैंजीफेरा इंडिका नहीं होना चाहिए। बस यही इस लाइन में लिखा हुआ है। अब वैसे तो ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी होता है, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड है पूरी दुनिया में वो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। किन्होंने दिया था ये? कैरोलस लीनियस ने। एक्चुअली इनका पूरा नाम था कार्ल वॉन लिन, और ये इतना ज्यादा डूब गए थे अपनी रिसर्च में कि इन्होंने अपना नाम भी 2 अक्षर का रख लिया था, कैरोलस लीनियस। वैसे इनका नाम 3 अक्षर, इनके पेरेंट्स ने 3 अक्षर का रखा था, बट ये इतना अपने उसमें डूबे हुए थे, और इतने, क्या बोलना चाहिए ना, अलग ही थे। चलो छोड़िए। सो कार्ल वॉन लिन इनका पूरा नाम है, कैरोलस लीनियस इन्होंने अपना नाम रख लिया था। इन्होंने कहा था कि हर ऑर्गेनिज्म के नाम में हम 2 अक्षर रखेंगे, पहला जीनस डिनोट करेगा, हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, दूसरा स्पीशीज डिनोट करेगा, हमेशा स्मॉल से शुरू होगा, और अगर आपको उसका साइंटिस्ट आता है तो आप स्पीशीज के बाद साइंटिस्ट का नाम लिख दो जिन्होंने उस स्पीशीज को खोजा है, बनाया है तो बोल नहीं सकते, खोजा ही होगा। तो जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा क्या हो गया? जीनस, इंडिका स्पीशीज, और लिन लिख दिया, मतलब ये साइंटिस्ट नेम। और साइंटिस्ट का नाम भी उनने कहा ऐसा नहीं वो रामानाथन स्वामी है तो इतना लंबा लिखोगे, शॉर्ट में लिखते हैं, एब्रीविएटेड फॉर्म में क्वेश्चन पूछते हैं। फिर उन्होंने बोला कि इसको लिखने का तरीका ये है कि अगर आप हाथ से लिख रहे हो तो दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करो, और अगर आप प्रिंट करवा रहे हो किसी प्रिंटिंग प्रेस में तो इटैलिक्स में आना चाहिए। और ये सारे नाम के जो अक्षर शब्द लिए गए हैं ये लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इतना देखते हैं। तो यही सब हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, 2 कंपोनेंट्स होंगे, जेनेरिक, स्पीशीज। कैरोलस लीनियस इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। लास्ट में रटवाऊंगी आपको एक ट्रिक के साथ, आपको याद हो जाएगा क्यों बोलते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो होता है। मैंजीफेरा इंडिका का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो क्या क्या रूल्स हैं नॉमेनक्लेचर के, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के? एक नाम में 2 वर्ड्स आएंगे, पहला जीनस कैपिटल से शुरू होगा, सेकंड स्पीशीज स्मॉल से शुरू होगा। दोनों हाँ हैंड रिटन है तो सेपरेटली अंडरलाइन होंगे, और प्रिंट कर रहे हैं तो इटैलिक्स में होंगे। ये तो अपन ने बोल दिया है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और अगर साइंटिस्ट का नेम पता है तो स्पीशीज के बाद लिखते हैं, एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखते हैं, और इसे कभी ना अंडरलाइन करते हैं ना इटैलिक्स में लिखते हैं, और इससे पता चलता है कि वो स्पीशीज किन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब करी थी। अब इनमें से चलो आप मेरे को बताना, पहला तरीका क्यों गलत है? पहले में जीनस को स्मॉल से लिखा है, सेकंड में जीनस को स्मॉल से लिखा है, थर्ड में अंडरलाइन नहीं किया, यहां पे बिल्कुल करेक्ट मेथड है। तो ये इस तरह से पहचानने को आता है। अब क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। क्लासिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया था? कॉमन कैरेक्टर्स। उसी बेसिस पे तो आपको इधर बिठाया है, जेई वालों को अलग बिठाया है, डांस वालों को अलग पहुंचाया है। ये क्वेश्चन पूछते हैं, इसी को अपन टैक्सोनॉमी बोलते हैं। और इसमें हम क्या क्या लेते हैं? सारे एक्सटर्नल और इंटरनल जितने कैरेक्टर्स हैं उसके सेल तक का स्ट्रक्चर देखते हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस देखते हैं, और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ये मैं आपको बता चुकी हूं। पहले कैरेक्टर्स यानी कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रुप है तो उसमें, नहीं तो नया बनाएंगे, फिर नाम देंगे। चारों स्टेप सीरियल ऑर्डर में लर्न होने चाहिए। फ्लो चार्ट की तरह भी इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किसके बाद क्या करते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। सिस्टमैटिक्स वर्ड मैं आपको बता चुकी हूँ, ये लैटिन वर्ड सिस्टमा से है, लैटिन वर्ड ये तक क्वेश्चन आ जाता है। और सिस्टमा वर्ड पहली बार जो कार्ल वॉन लीनियस है, इन्होंने सिस्टमा नेचरे नाम की बुक, उसमें इन्होंने यूज किया था। अब जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हम अलग अलग कैटेगरीज बनाएंगे, उन्हें ही टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज या टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। और एक एक कैटेगरी को टैक्सॉन या रैंक कहते हैं। ठीक है, अब ये तो घिसा पिटा, ये तो सदियों से आप सबको आता है।
इसकी घिसी पिटी ट्रिक है। ट्रिक ये है कि कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो सबसे ऊपर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये तो होते ही होते हैं। इसके अलावा यहाँ नहीं पढ़ा रही हूँ, ईयर लॉन्ग में पढ़ते हैं सब क्लास, सुपर क्लास, अपन ने पढ़ी है ना, अपन नहीं पढ़ी है सुपर क्लास, कौन सी पढ़ी थी, पाइसेस और टेट्रापोडा। तो बीच में ऐसी क्लासेस और कैटेगरीज भी हो सकती है, पर ये मस्ट कैटेगरीज है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, अपन ने एनिमल किंगडम पढ़ा है, एनिमल किंगडम में फाइलम पढ़े थे, तो एनिमल्स के लिए फाइलम बोलते हैं और प्लांट्स के लिए डिवीजन, ये जरूर याद रख लेना, पीडी से याद रख लेना, या डीपी, दीपिका पादुकोण, डीपी ऐसे याद रख लेना। और हमने एनिमल किंगडम में फाइलम पढ़े हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें से लोएस्ट यूनिट कौन सी है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीसीज, हाईएस्ट यूनिट किंगडम। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में डोमेन आ जाता है। अगर आपको याद हो, जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जिन्होंने दिया था, कार्ल वूस, उन्होंने 3 डोमेन्स में डिवाइड किया था। अपन ने लिखा था 6 किंगडम को 3 डोमेन्स में किया था, तो आर्की, यू बैक्टीरिया और यूकैरियोटा। तो डोमेन अगर ऑप्शन में आ जाए तो किंगडम से भी बड़ी यूनिट कौन सी हो जाएगी, हायर यूनिट डोमेन हो जाएगी। बट 7 मानते हैं अपन। चलिए अब कैसे प्लेस करेंगे किसी भी ग्रुप में, जो अभी आपको बताया, सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। भाई आप नीट के हो, रैपिड रिवीजन के हो तो यहां चले जाओ, और आप जेई के नहीं हो तो आप वहां पे नहीं जाओगे। सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज। अब देखिए बहुत सिंपल है। जैसे ये स्पीशीज की बात करते हैं, तो मैंजीफेरा इंडिका, इसमें इंडिका स्पीशीज हो गई, ठीक है। और आलू की क्या होती है, सोलेनम ट्यूबेरोसम, ट्यूबर होता है तो ट्यूबेरोसम स्पीशीज हो गई। बैंगन की सोलेनम, सोलेनम, चलो अभी बताती हूँ। पैंथेरा लियो, ये किसकी हो गई, लायन की। पैंथेरा टिग्रिस, टाइगर की। होमोसेपियन में सेपियन, ह्यूमन की। ये स्पीशीज है। अब देखिए जीनस का क्या मतलब है। जीनस में हमें सीधे सीधे एग्जाम्पल्स आने चाहिए, जैसे पैंथेरा टिग्रिस और पैंथेरा लियो और पैंथेरा पार्डस। स्पीशीज अलग है लेकिन जीनस सेम है। यानी वैसे तो ये तीनों काफी अलग होंगे, पर कुछ कॉमन पॉइंट्स होंगे, तभी इनको सेम जीनस में डाला है। ऐसे ही सोलेनम, इसमें सोलेनम ट्यूबेरोसम आलू है, सोलेनम नाइग्रम बैंगन है, और सोलेनम मिलोनजिना जो है ये एक मकई का पेड़ आता है वो है। तो स्पीशीज अलग अलग है पर जीनस सेम है। मतलब लेकिन ये दोनों जीनस अलग है, मतलब ये दोनों बहुत डिफरेंट हैं, पर कंपेयर करोगे तो ये तीनों फिर भी एक से हैं, कंपेयर करोगे तो ये तीनों फिर भी एक से हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आते हैं, किस क्या आएगा, फैमिली। शेर की मौसी बिल्ली या कुत्ता, बिल्ली। सेम फैमिली है, फेलिसी, फेलिडी। मतलब जो बिल्ली है उसका जीनस तो फेलिस है, तो जीनस की ही बात करें तो शेर, चीता, लायन, लेपर्ड ये एक जीनस है और बिल्ली अलग जीनस है। मतलब वो अलग अलग हैं लेकिन उनकी फैमिली सेम है। इसका मतलब उन दोनों में ज्यादा सिमिलैरिटी है बजाय कि डॉग्स, कैनेडी फैमिली वाले जो हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फैमिली के बाद क्या आएगा, और कीप क्लीन और फैमिली गेट 6, ऑर्डर। अब ऑर्डर में देखो, कुत्ता और बिल्ली जो हैं ये दोनों सेम ऑर्डर में हैं, ओमनीवोरा दोनों, सॉरी कार्निवोरा, दोनों सेम ऑर्डर में हैं, डॉग भी और कैट भी, जबकि इनकी फैमिली अलग अलग थी। लेकिन हम जो हैं, हम हैं, मंकी है, एप्स हैं, हम सब एक ऑर्डर में हैं, जिसे प्राइमेटा कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर आप शेर को और बिल्ली को और डॉग को कंपेयर करोगे तो शेर और बिल्ली की फैमिली सेम है और डॉग की अलग है, तो शेर और बिल्ली ज्यादा एक से है, ठीक है, और डॉग थोड़ा अलग है। लेकिन अगर आप शेर, बिल्ली, डॉग को हमसे कंपेयर करोगे तो उनका ऑर्डर सेम है, तो वो काफी कुछ एक से हैं बजाय कि हमारे। आ रहा है समझ। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टर्स कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। स्पीशीज इसके सारे मेंबर्स में सेम, ऑलमोस्ट सेम कैरेक्टर्स हैं, जीनस में अलग अलग हैं, तो कॉमन कैरेक्टर कम हो रहा है। यहां और ऊपर जाओगे तो कॉमन कैरेक्टर और कम हो रहे हैं, पर है कॉमन कैरेक्टर, तभी कॉमन फैमिली, कॉमन ऑर्डर बना रहे हैं। ऐसे ही इसके बाद क्लास पे आते हैं। अब क्लास देखो, इन सब ऑर्डर का क्लास सेम है, मैमेलिया, सब में मेमोरी ग्लैंड्स हैं।
चाहे डॉग हो, कैट हो, लायन हो, जिनका ऑर्डर सेम था, और चाहे हम प्राइमेट्स हो जो डिफरेंट ऑर्डर है, हम सबकी क्लास सेम हो गई। ऐसे ऊपर जाओगे तो फाइलम की बात करते हैं, इसमें मैमल्स, एम्फीबिया, फिशेस, रेप्टाइल, सबका फाइलम सेम हो गया, कॉर्डेटा। और फिर और ऊपर जाओगे तो पता पड़ा इंसेक्ट, पॉरीफेरा, हम सब एक से हैं, किंगडम। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होते जाएंगे और जनरल कैरेक्टर्स इंक्रीज होते जाएंगे, ये ध्यान रखना। एनसीईआरटी में सिर्फ इतना दिया है कि कॉमन कैरेक्टर डिक्रीजेस, बट ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है जनरल कैरेक्टर इंक्रीजेस, दोनों तरह से क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन में ये जरूर देख लेना कि हाई टू लो पूछ रहे हैं या लो टू हाई। नीचे से ऊपर जाओगे तो कॉमन कैरेक्टर कम हो रहा है, और अगर क्वेश्चन में आ जाए कि किंगडम से स्पीशीज की तरफ आओगे तो कॉमन कैरेक्टर बढ़ेगा। बस यही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है भर भर के, इसको हटा देती हूँ मैं। एग्जाम्पल्स भी सेम लिखे हुए हैं जो मैंने आपको दिए, अब आज जाकर पढ़िएगा। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे था, ये कार्निवोरा, ये तो मैंने आपको दिया ही था। ये फैमिली कैट और लायन टाइगर वाली है फेलिडी, ये डॉग वाली है कैनेडी। एक और ये एग्जाम्पल क्योंकि दिया है एनसीईआरटी में, हमें पता होना चाहिए। सोलेनेसी फैमिली, कितनी सारी फैमिलीज हैं, जैसे कॉन्वुलेसी फैमिली, ये फैमिलीज अलग अलग हैं लेकिन ऑर्डर इनका सेम है, पॉलीमोनियल्स। तो ये अपने को अच्छे से आना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इसको जरूर रट लेना। अब क्लास आपको मैमेलिया का बता दिया है मैंने, फाइलम आपको एक्सप्लेन कर दिया है, प्लांट्स में डिवीजन यूज करते हैं, किंगडम भी एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे जैसे स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाएंगे कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होते जाएंगे। यानी अगर आपसे पूछे कोई कि लोअर टैक्सा के मेंबर्स आपस में ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स शेयर करते हैं या हायर टैक्सा के, लोअर टैक्सा के, बस यही लाइन लिखी हुई है। दूसरा, मान लो कि मैं आपको बोलूं कि आपने मुझे 2 ऑर्गेनिजम्स बताए और सपोज करो कि वो मुझे पता है कि वो सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। दूसरी तरफ कोई 2 एनिमल्स हैं, 2 ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेम किंगडम को बिलोंग करते हैं। तो ये बताइए कि आपको ज्यादा कॉमननेस किस में समझ में आएगी? जो सेम फैमिली में है। यानी क्लासिफिकेशन करना इजी किसका होगा? जिनमें कॉमन कैरेक्टर्स ज्यादा हैं, यही लिखा है। जैसे जैसे कैटेगरी बढ़ती जाती है उनके बीच में रिलेशनशिप पता करना मुश्किल होता जाता है। यहां रिलेशनशिप पता करना ज्यादा आसान है बजाय कि यहां रिलेशनशिप पता करने की। बस यही लाइन लिखी हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम हायर टैक्सा की तरफ मूव करते हैं। अब ये एनसीईआरटी की टेबल है, इस पे सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। आपको एक ट्रिक से लर्न करवाती हूं मैं। जैसे पहले मैन की बात करते हैं, हमारी बात करना बहुत सिंपल है। इसमें वही लिखा हुआ है, ये स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लीन, फाइलम और फिर किंगडम आएगा। सो कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। ठीक है, पहले हम अपनी बात करते हैं। हमारे में किंगडम क्या आएगा? अरे बोलो, एनिमेलिया, इसमें हालांकि लिखा नहीं है। फिर हमारे में फाइलम क्या आएगा? कॉर्डेटा। कहाँ है? ये रहा कॉर्डेटा। चलो, क्लास कौन सी थी हमारी? मैमेलिया। ऑर्डर अभी अभी बताया था, प्राइमेटा। अब फैमिली याद करनी पड़ेगी, ह्यूमन है तो होमिनिडी फैमिली, जीनस होमो और स्पीशीज सेपियन, तो नेम हो गया होमो सेपियंस। अब मैंगो की बात करते हैं। मैंगो में क्या होता है? मैंगो जो है उसका किंगडम क्या हो जाएगा? प्लांटी। अब प्लांटी में 2 तरह के डिविजन्स होंगे, एंजियोस्पर्म्स या जिम्नोस्पर्म्स या ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो ये क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म में डाइकॉट और मोनोकॉट। डाइकॉट हम 2 पढ़ेंगे। इस टेबल में एक व्हीट है, गेहूं, वो क्या होते हैं? मोनोकॉट्स होते हैं। तो ये क्या हो गया? डाइकॉट। अब इसकी फैमिली ऑर्डर जो है वो है सैपिंडेल्स, सैपिंडेल्स। और इसकी फैमिली है एनाकार्डेसी। क्या है? मैंने ऐसे याद किया था, एना एक लड़की है, उसको कार्डियक अटैक आ गया, सो एनाकार्डेसी, एनाकार्डेसी फैमिली है और सैपिंडेल्स उसका ऑर्डर है। ठीक है, अब मैंजीफेरा इंडिका तो अपने को बचपन से ही रटा हुआ है। अब अपन बात करते हैं व्हीट की। व्हीट मतलब गेहूं, ट्रिटिका मैस्टिवम। किंगडम कौन सा होगा? जल्दी बोलो। प्लांटे। फाइलम, डिवीजन मतलब एंजियोस्पर्म। लेकिन यहां पर क्लास मोनोकॉटिलिडनी हो गई। अब देखो इसको कैसे याद रख सकते हो? गेहूं, व्हीट मतलब गेहूं, गेहूं मतलब रोटी। रोटी कब खाते हो? सुबह सुबह नाश्ते में कि लंच डिनर में? लंच डिनर में। और सुबह जनरली घरों में क्या बनता है? हिंदुस्तानी घरों में पोहा। तो ये बस पोहा है सब जगह। ये देखो, पोएल्स, पोएसी। ठीक है, तो गेहूं और पोहे का रिश्ता है, तो पोहा पोहा करके ये सब कुछ याद रख सकते हो आप।
अब इसमें ध्यान रखना, लेकिन ये एसी वर्ड जिसमें है ये सब फैमिलीज हैं, है ना, ये ऑर्डर्स हैं, ये पहचानना आना चाहिए। अब अपन आते हैं घर में मिलने वाली मक्खी, हाउस फ्लाई। इसको कैसे याद रखोगे? मक्खी क्या करती रहती है? गुनगुन 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 म्यूजिक देती रहती है। तो इसने म्यूजिक दिया, देखो म्यूजिक दे रही है तो मस्का, मस्का और मस्किडी, ये देखो म्यूजिक म्यूजिक से याद रख सकते हो। और घरों में मिलती है तो स्पीशीज डोमेस्टिका, डोमेस्टिक है तो मस्का डोमेस्टिका, और म्यूजिक से ही म्यूजिडी। और इसने दिया, ये रहा दिया। मक्खी है, मक्खी का किंगडम क्या होगा? किंगडम एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास आपको अब तो रट गया है, तो यहां तक तो एक्चुअली जरूरत नहीं है, और ऑर्डर इसका दिप्तेरा होता है, राइट। तो दिया से याद रख सकते हो आप। सो म्यूजिक दिया से, मस्का, मस्किडी, दिप्तेरा, डिफ्थीरिया भी याद रख सकते हो, मक्खी को डिफ्थीरिया हो गया तो दिप्तेरा। कैसे भी याद करो, पर सीधे क्वेश्चन आते हैं स्टेबल पर, या तो वो फिल इन द ब्लैंक दे देंगे ABCD और फिर ट्रू मैच ऐसे पूछ लेंगे, कैसे भी बना देंगे क्वेश्चन। चलो अब हम आते हैं इसके लास्ट टॉपिक पे, और वो है टैक्सोनॉमिकल एड्स। इसका मतलब टैक्सोनॉमी के लिए, यही सब क्लासिफिकेशन, नाम, ये सब के लिए हमारे पास क्या मदद है। ये एड्स वो वाला एड्स नहीं है, है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये मदद है। कि क्या मदद है हमारे पास? देखिए दो तरह की मदद है। एक तो या तो हम कोई जगह बनाए जहां पर हम इनके बारे में स्टडी कर सके, या कोई किताबें हो हमारे पास। तो दो तरह की मदद हो गई, एक तो जगह वाली और एक किताबों वाली। अब दो शब्द अच्छे से समझ लो, एक शब्द होता है कंजर्व और एक शब्द होता है प्रिजर्व। ये दो वर्ड्स हैं। जैसे अचार को क्या बोलते हो? अचार में प्रिजर्वेटिव्स हैं या कंजर्वेटिव्स हैं? प्रिजर्वेटिव्स हैं। नॉन लिविंग मतलब जब किसी को मार के अगर आप प्रिजर्व कर रहे हो तो मतलब स्टोर कर रहे हो तो उसे प्रिजर्व बोलते हैं, इसीलिए प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। लेकिन जिंदा अगर कर रहे हो तो कंजर्व बोलते हैं। पढ़ा है ना बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, कि कैसे नेशनल पार्क्स में हमने अच्छे से डिटेल पढ़ी है, सेंचुरीज में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, उनमें कंजर्व करते हैं क्योंकि जिंदा पेड़, जिंदा एनिमल को करते हैं। तो एक तो ये दो शब्द समझ में आने चाहिए। अब दो जगह हम पढ़ेंगे जहां पर प्रिजर्व करते हैं और दो जगह पढ़ेंगे जहां पर कंजर्व करते हैं। पहले कंजर्व वाले बताती हूं क्योंकि वो आपके लिए ईजी है। कंजर्व में एक है बोटैनिकल गार्डन्स और एक है जूलॉजिकल पार्क। नाम से ही समझ में आ रहा है ये जू है, एनिमल्स को कंजर्व करोगे, जू में तो जिंदा ही रखा जाता है, और बोटैनिकल गार्डन में जिंदा पेड़ों को कंजर्व करोगे, दोनों को ही कंजर्व करोगे। इतना समझ में आया। पहले जूलॉजिकल पार्क की बात करते हैं। जू बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट है, वहां आप जाते हो, फायदा यही है, आप कोई बच्चा गया वो तुरंत बोलता है अरे हाथी हाथी, ये तो हमारी बुक में भी था हाथी, तो उसने आइडेंटिफाई करना सीखा हाथी को, राइट। सो इनका ये फंक्शन पूछते हैं क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, आइडेंटिफिकेशन में इंपॉर्टेंस है। दूसरी इंपॉर्टेंस, मान लो कोई एनिमल है जिसकी स्पीशीज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो रही है, आपने अगर उसको जंगल में रहने दिया तो पता पड़ा उसके शिकारी ने, प्रेडेटर ने उसको मार दिया और वो एक्सटिंक्ट हो गया। आप उसको पकड़ लाओ, इस जू में रखो, ह्यूमन केयर के साथ रखो और कैप्टिव कंडीशन में यानी उसको बंधक बनाकर अपने गाइडेंस में उसका रिप्रोडक्शन करवा दो ताकि उसकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने से बच जाए। तो यहां पर ह्यूमन केयर में केज के अंदर उनको ऑलमोस्ट नेचुरल सराउंडिंग्स देकर कंजर्व किया जाता है। इंपॉर्टेंस ये है कि आइडेंटिफिकेशन होता है स्पीशीज का और प्लस उनको एक्सटिंक्ट होने तक से हम बचा सकते हैं। अब ये अलग बात है कि कुछ जू की तो इतनी बुरी हालत होती है कि वहाँ पे तो नेचुरल कंडीशन का लेना देना ही नहीं होता, इतना गंदे तरह से मेंटेन्ड होते हैं। जैसे हमारे ग्वालियर का तो बहुत घटिया जू था उस जमाने में, उसमें घुसते ही बदबू आती थी, तो बच्चे बोलते थे कि मुझे याद है हम बोलते थे जू जाना है, बचपन में बहुत शौक होता है जू का, तो मेरी सिस्टर मुझे बोलती थी, बोला नहीं यार पार्क वार्क चलते हैं, गार्डन चलते हैं। फिर वो जब मैं एक बार गई तो मेरे को रियलाइज हुआ कि वाकई में बहुत गंदी जगह है ये, बट अदरवाइज अच्छे अच्छे जूस भी हैं और हमें उन जू का नाम पढ़ना है। तो मैं यहाँ वो जू के नाम और फोटो दिखाती हूँ। वाइल्ड एनिमल्स को केप्ट करेंगे, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है, ह्यूमन केयर में रखेंगे, आइडेंटिफिकेशन होगा, एक्सटिंक्शन से बचा सकते हो। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि मान लो कोई जानवर है, जंगली जानवर, आपको उसके बारे में स्टडी करनी है, अभी उसके बारे में ज़्यादा मामूलात नहीं है, पता नहीं है, तो कि जंगल में थोड़ी उसके पीछे पीछे भागोगे, वो आपके पीछे आएगा और आपको खा जाएगा उल्टा। तो उसको भी पकड़ के जू में बंद कर दो और अब उसकी बिहेवियर को, फूड हैबिट्स को आप स्टडी कर सकते हो। हर वर्ड है एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज प्रेजेंट इन नेचुरल हैबिटेट्स। अब ये फोटो बने हुए एनसीईआरटी के, आपको पहचानना पड़ेगा कि ये जू है सिर्फ और सिर्फ जानवरों से संबंधित।
कैसा कंजर्वेशन है, एक्स सिटू की इन सिटू, एक्स सिटू, आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट्स। लार्जेस्ट जू वर्ल्ड का जो है वो साउथ अफ्रीका का क्रूगर्स है। हालांकि एनसीईआरटी में ये इंफॉर्मेशन नहीं है, बट ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। अब इसके बाद में हम आते हैं बोटानिकल गार्डन्स पे। बोटानिकल गार्डन्स आई डोंट नो किसी के स्कूल ने कभी विजिट कराया है, मेरे स्कूल ने तो कभी नहीं कराया था, वैसे करवाया है किसी ने? चलो, गार्डन्स होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पर पेड़ होते हैं, उनके चारों तरफ फेंसिंग लगा देते हैं ताकि हमारे जैसे बच्चे उसको छुए छाएं और तोड़ा ताड़ी नहीं करें, अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट जैसा क्रिएट करते हैं। और पेड़ के ऊपर एक तख्ती लगी रहती है, जैसे ये पेड़ है मान लो, तो ऐसे तख्ती लगी रहती है। इस पर कम से कम उसका साइंटिफिक नेम और फैमिली जरूर लिखते हैं, जैसे मैंजीफेरा इंडिका और फैमिली क्या होगी, कोशिश करो वो एनाकार्डेसी, एनाकार्डेसी, तो कम से कम इतना लिखते हैं। और अगर उसका कोई यूज है तो वो भी लिख देते हैं, फिर आपकी मर्जी है जितना लिखो, पर इतना तो याद होना चाहिए क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखा है कि उसका बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम और उसकी फैमिली इस तख्ती पर लिख दी जाती है। ये होता है बोटानिकल गार्डन। चलो इतना देखते हैं पहले, कहाँ गया, ये रहा बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन, इसमें सिर्फ प्लांट्स को रख रहे हैं, वही है, आइडेंटिफिकेशन पर्पस है, एक्सटिंक्शन से बचा सकते हो। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग यूज है, जैसे मान लो कि वो प्लांट टिश्यू कल्चर वगैरह करना है, सीड्स वगैरह चाहिए, तो जंगल की बजाय बोटानिकल गार्डन जो है यहाँ से ले ली जाती हैं वो। सो एनीवे, साइंटिफिक नेम उनका, साइंटिफिक नेम मतलब वो जीनस और स्पीशीज बाइनोमियल वाला नेम और फैमिली लिखते हैं। अब ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, अपने को याद होने चाहिए। इंग्लैंड में बोटानिकल गार्डन है, क्यों? हालांकि उसका पूरा नाम एनसीईआरटी में नहीं दिया, उसको बोलते हैं रॉयल बोटानिकल गार्डन, रटा होना चाहिए। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा, हावड़ा मतलब वेस्ट बंगाल में। और तीसरा नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, यानी उत्तर प्रदेश में, इंडिया में। अब इतनी इंफॉर्मेशन तो एनसीईआरटी में दी है, बट एक्चुअली इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा में जो है इसका नाम बदलकर अब आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटानिकल गार्डन रख दिया है। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, पर हो सकता है आपसे पूछ ले। तो बहुत सिंपल है, बोस तो बंगाली सरनेम है, तो आप याद भी रख सकते हो हावड़ा में है ये, राइट। और इसको कैसे याद रख सकते हो, ये वाला जो है, अपन ने सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी लखनऊ में पढ़ा है, तो ये भी बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। अब इस बोटानिकल गार्डन में दो बड़े शानदार जानवर प्लांट्स दोनों मिलेंगे क्या इसमें? नहीं, सिर्फ प्लांट्स मिलेंगे, बोटानिकल है। दो बहुत शानदार प्लांट्स हैं जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। आपको भी कभी चांस मिले तो जाइएगा, हालांकि मैं अभी तक यहाँ नहीं गई हूँ, बट इसके बारे में सुना है मेरे फ्रेंड से, वीडियोस देखे। आपको वीडियोस नहीं देखने, अभी जाके टाइम बर्बाद नहीं करना है। एक है जाइंट वाटर लिली, एक लिली है, वो कैसा है, ऐसा लिली फ्लोटिंग प्लांट होता है, तो वो कितना बड़ा है इमेजिन करना, 4 से 5 मीटर ऐसे सब तरफ फैला है, रेडियस, इतना बड़ा लिली है। और वो ना ऐसे हल्का सा, जैसे पत्तल नहीं देते अपने को खाने में, तो ये पत्तल और ऐसे हल्का सा उसके मार्जिन्स फोल्डेड है। उस एक लिली पर बैठकर 5 से 6 लोग एक बार में खाना खा सकते हैं, आलती पालती मार के आराम से। इतना बड़ा वाटर लिली है, वो इस बोटानिकल गार्डन में है। मतलब बहुत बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। और दूसरा ग्रेट बैनियन ट्री, ये एक बरगद का पेड़ है, 250 साल पुराना, और इसमें जो वो प्रॉप रूट्स होती है ना, वो 2800 प्रॉप रूट्स हैं। अब आप समझना, जैसे ये है बरगद का पेड़, सपोज ऐसा, ये मेन स्टेम है, ये प्रॉप रूट्स गिरी हुई हैं, ये 2800 प्रॉप रूट्स हैं। और ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा एरिया में है कि इन प्रॉप रूट के बीच बीच से सड़कें निकाली गई हैं, लेन्स, इसको देखने के लिए। मतलब ये खुद ही एक जंगल लगता है, ऐसा लगता है खुद एक जंगल है, इतना बड़ा है। और इसमें कुछ इन्फेक्शन हो गया था, तो जो इसकी मेन स्टेम है ना, उसको तो काटा हुआ है, प्रॉप रूट्स पर खड़ा हुआ है ये, और बीच से सड़कें लेन्स निकली हुई हैं, उसके अंदर जा जा के अपन वो एक ही बरगद के पेड़ को ऐसे ऐसे पूरा देखते हैं। सो एनीवेज, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं जो इस बोटानिकल गार्डन हावड़ा में है। कितने लोग हैं जो प्लान कर रहे हैं मैं जाऊंगा या जाऊंगी? वेरी गुड, मैं भी कर रही हूँ। चलिए, पर कैलकाटा जाने का मन नहीं करता समहाउ। अच्छा है वो आकाश नहीं बैठा हुआ है, वो कैलकाटा का है, वो मारता नहीं तो अपन को। चलो, तो ये दो तो अपन ने पढ़े जहां पर कंजर्व कर रहे हैं, लिविंग, एक में प्लांट को एक में एनिमल को। अब अपन दो पढ़ते हैं जहां प्रिजर्व करेंगे। पहला है हर्बेरियम। देखो क्या डिफरेंस है, हर्बेरियम मतलब हर्ब, और हर्ब क्या है, प्लांट एनिमल दोनों, सिर्फ प्लांट, तो इसमें सिर्फ प्लांट को प्रिजर्व करेंगे। और दूसरा पढ़ेंगे म्यूजियम।
म्यूजियम में तो दोनों मिलते हैं, जानवर भी पेड़ भी, तो दोनों को करेंगे, ये पहला पॉइंट हो गया। अब हर्बेरियम में क्या करते हैं, देखो बहुत सिंपल है, आपको प्रिजर्व करना है तो आप क्या करोगे, जैसे एक मच्छर है, अब मच्छर नहीं हर्ब है ये, तो सपोज करो आपने कोई हर्ब लिया, प्लांट होगा ना, एनिमल नहीं हो सकता, एक हर्ब लिया आपने, आप अपनी किताबों में कैसे प्रिजर्व करते थे, बचपन में विद्या का पेड़ वेड़ नहीं करते थे, लेते थे किताब में रखते थे, अच्छे से प्रेस करते थे फिर वो अपने आप ही प्रिजर्व हो जाता था, ठीक है। तो यहां पर भी लिया, उसको पहले ड्राई करोगे, सुखाते थे ना, क्योंकि सुखाओगे नहीं तो पानी है तो उसमें तो फिर इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, तो सुखाया, प्रेस किया और प्रिजर्व कर दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डीपीपी मिलती है, डेली प्रैक्टिस पेपर, डीपीपी, ड्राइड, सीधे सीरियल ऑर्डर में पूछते हैं, ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड, और इनको ना शीट्स पे प्रिजर्व करते हैं, इसकी स्टैंडर्ड शीट है इंटरनेशनली, ऐसी शीट आती है, ये सपोज शीट है, ये पूछते हैं, हालांकि ये पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं दिया पर पूछते हैं, हर्बेरियम की जो शीट है वो 41 सेंटीमीटर लेंथ और 29 सेंटीमीटर विड्थ होती है, तो मैंने सपोज वो लिया और इसको ऐसे प्रिजर्व कर दिया। अगर हर्ब है छोटा सा तो ऐसे पूरा प्रिजर्व कर दिया, वरना कोई बड़ा पेड़ है तो उसकी कोई लकड़ी, ट्विग, पत्ती ऐसे प्रिजर्व कर दी। और अब यहां पर नाम लिखते हैं, ये तक पूछते हैं, ये बताओ राइट की लेफ्ट, राइट, बॉटम की अप, बॉटम, राइट, लोअर, बॉटम, पर इसकी डिटेल्स लिखते हैं। क्या क्या डिटेल लिखोगे, पहले बोटानिकल नेम लिखो, जीनस स्पीशीज, फिर उसकी फैमिली लिखो, फिर इस सैंपल को किस तारीख पर प्रिजर्व करा है, किस जगह से प्रिजर्व करा है और किन्होंने कलेक्ट किया है, ये सब कुछ लिखा जाता है। ये हर पॉइंट पर क्वेश्चन आता है जो भी मैंने आपको बताया है। इनमें से सिर्फ ये शीट का डायमेंशन एनसीईआरटी में नहीं है, बाकी सब कुछ एनसीईआरटी में है। सो दीस, फिर इन शीट्स को अरेंज कर देते हैं, जो भी उस समय का एक्सेप्टेड मेथड है। ये आप देख सकते हो, ये ऐसे हर्बेरियल शीट्स हैं, अल्फाबेटिकली या जैसे भी इन्होंने अरेंज किया होगा, मे बी डाइकॉट्स की एक तरफ, एंजियोस्पर्म्स की एक तरफ, ऐसे कर करके। हाँ, अब इनका बेनिफिट क्या है, एक तो आइडेंटिफिकेशन, फ्यूचर, इसको क्विक रेफरल सिस्टम बोलते हैं, क्वेश्चन आता है फ्यूचर यूज के लिए, अपन फटाफट ये शीट निकाल सकते हैं, जैसे अपन ने कोई पेड़ देखा, उसके जैसा ही अपन गए शीट में देखा और उसके बारे में अपन को सब कुछ पता चल गया। लेबल लगाते हैं, राइट बॉटम कॉर्नर में क्या क्या लिखते हैं, उसका नाम, अच्छा सारे नाम लिखते हैं इसमें, लोकल नेम, इंग्लिश नेम, साइंटिफिक नेम, फिर फैमिली, फिर कहाँ से कलेक्ट किया, कब कलेक्ट किया और किसने कलेक्ट किया। क्या क्या बोलते हैं, जल्दी से बोलो वापस, लोकल नेम, इंग्लिश नेम, साइंटिफिक नेम, फैमिली, फिर कब किया, डेट, कहां से किया, प्लेस और किसने किया, वो सब लिख देते हैं। सो ये क्विक रेफरल सिस्टम की तरह काम करता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्विक रेफरल सिस्टम पूछेंगे, 4 ऑप्शन देंगे, आंसर हर्बेरियम होगा। अब नेक्स्ट है म्यूजियम। म्यूजियम जो होता है ये स्कूल कॉलेज के अंदर होता है। आप लोग जब मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो हर मेडिकल कॉलेज में कंपलसरी होता है उसका म्यूजियम होना। म्यूजियम में क्या होता है, बेसिकली ऐसे कांच के जार्स होते हैं, ऐसे जार बने होंगे, इसमें कोई फ्लूइड भरा होगा, प्रिजर्वेटिव होगा, और उसमें स्टोर कर देते हैं, ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स के साथ में जनरली फॉर्मेलिन वगैरह यूज करते हैं। तो यहां पर एनिमल और प्लांट्स दोनों प्रिजर्व होते हैं म्यूजियम में, हर्बेरियम में सिर्फ प्लांट्स होते हैं। तो देखो, बोटानिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क में प्लांट एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली कंजर्व होते हैं, यानी लिविंग, और हर्बेरियम में सिर्फ प्लांट प्रिजर्व होते हैं, डीपीपी, ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व लेबल के साथ में। और म्यूजियम में प्लांट और एनिमल दोनों प्रिजर्व होते हैं, यानी इसमें भी डेड हैं, वो मरे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, जार्स या कंटेनर्स में करते हैं और उसमें प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन भर देते हैं। अब सपोज करो कि एक मच्छर है, कोई फ्रूट फ्लाई है, उसको मेरे को प्रिजर्व करना है, तो ऐसा थोड़ी ना उसको मारा और उठाकर जार में डाल दिया, उसका तो कचुम्बर निकल जाएगा, उसकी क्या खाक स्टडी करोगे आगे जाकर। तो उसको क्या करते हैं, उसको पकड़ा, उसको क्लोरोफॉर्म सुंघा देते हैं, तो वो बेहोश हो जाता है। अब उसको फिर बहुत प्यार से धीरे से मार के, जिससे भी मरता हो, जिससे उसका कचुम्बर नहीं निकले, और फिर उसको प्रिजर्व करते हैं। अब ये हंसने की बात है, पर ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसे ड्राई स्पेसिमन कहेंगे, राइट। सो इनको इंसेक्ट बॉक्सेस में करते हैं, पहले कलेक्ट किया, किल किया और पिन लगा दी। जैसे बटरफ्लाई है, जैसे सपोज ये बटरफ्लाई है, अब बटरफ्लाई के तो विंग्स भी बड़े सुंदर हैं, तो उसको पकड़ा, क्लोरोफॉर्म सुंघाया, मारा और ये कील ठोक दी उसके, ये पिनिंग कर दी। तो कलेक्ट, किल एंड देन पिन, CKP। अब अगर मान लो कोई मैमल है, हाथी है,
अब हाथी को कैसे क्लोरोफॉर्म सुंघाओगे आप, उसको पकड़ना ही मुश्किल है, उसको तो सीधे मारना पड़ेगा। उसको मारो और मारने के बाद आपने देखा होगा ना म्यूजियम में अगर जाते हो तो वो उसका स्पेसिमन रखा रहता है, स्केलेटन, स्केलेटन तो नहीं स्पेसिमन पूरा, ऐसा लगता है कि वो जिंदा हाथी है और वहाँ पे रेलिंग वेलिंग लगी होती है, कांच वाँच लगा होता है और वो बच्चों को जाना अलाउड नहीं है। वो देखिए हॉलीवुड की मूवी किसी ने, वन नाइट इन अ म्यूजियम, देखिए, चलो जिसने नहीं देखी नीट के बाद देखना। तो ये सारे स्पेसिमन्स हैं, इनमें क्या करना पड़ेगा, उनको स्टफ कर देते हैं। जैसे अपन बैग खरीद के लाते हैं ना, पर्स खरीद के, तो उसके अंदर कागज वागज घुसे रहते हैं, तो ऐसे ही अगर बर्ड है, मैमल है, तो उसको पिन नहीं कर सकते हो आप, उसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चंस आते हैं, बर्ड और मैमल जो उनको स्टफ कर देते हैं। सो म्यूजियम में एनिमल प्लांट्स दोनों को प्रिजर्व करते हैं और हर्बेरियम में सिर्फ प्लांट्स को प्रिजर्व करते हैं। और ड्राई स्पेसिमेन भी हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे इंसेक्ट, बर्ड और मैमल्स का आना चाहिए। इंसेक्ट को इंसेक्ट बॉक्सेस में आफ्टर CKP और बर्ड्स और मैमल्स को स्टफ करके। अब नेक्स्ट इसमें आता है की, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। की का मतलब चाबी। देखो मान लो कोई मर्डर मिस्ट्री है या कोई क्राइम हुआ है, कहीं पे चोरी हुई है और पुलिस पहुंची वहां पर, इस ताले की चाबी ढूंढनी है उसको, यानी उसको लीड्स चाहिए। अगर आप लोग क्राइम सीरियल्स देखते हो तो उसमें बोलते हैं ना ये लीड मिल गया, या इस केस की कोई लीड ही नहीं मिल रही है। लीड मतलब कहाँ आगे बढ़े, लीड करने का मतलब आगे बढ़ना, कैसे आगे बढ़े केस में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो लीड नहीं मिल रही है। ऐसे ही मान लो कोई एनिमल मिला, हमें लीड ही नहीं मिल रही, हमें लीड तो ढूंढनी पड़ेगी, उसको कैसे क्लासीफाई करें। एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। मान लो फिशेस, एम्फीबियन यानी फ्रॉग, और लेट्स से बर्ड और मैम बैट, इनमें से कुछ है, वो हमें नहीं पता, कोई नया जानवर मिला और आपको बोला बताओ ये किस ग्रुप में आएगा। अब आप क्या करोगे, कुछ तो लीड स्टार्ट करनी पड़ेगी कहीं से तो अपन क्या करेंगे। देखो पिक्चरों में कैसे करते हैं, सीरियल में कैसे करते हैं, पान वाले के पास गए, उसकी दुकान है बगल में मान लो सेठ के, तो उसको पूछेंगे यहाँ पे किसी को देखा था क्या, वो बोलेगा हाँ एक आदमी घूम रहा था। अच्छा आदमी या औरत, बोले आदमी था। अच्छा ठीक है, औरतें अलग गई सस्पिशन के बाहर। अच्छा आदमी कैसा था, बूढ़ा था जवान था, बोलेगा जवान था, चलो बुड्ढे बच गए, है ना। फिर अब ये अलग बात है कि हो सकता है कि वो खुद ही चोर हो और अपने को बेवकूफ बना रहा हो, वो पुलिस का काम है, लेकिन अपन तो अभी समझने के लिए समझ रहे हैं। अब इसके बाद में क्या होगा, फिर अच्छा ठीक है चलो, तो बुजुर्गों को अपन ने अलग कर दिया, अब जवान बचे, फिर उसको पूछेंगे कितनी एज थी, 10-12 साल का था, 30-35, बोलेगा नहीं 30-35 के आसपास था। चलो ठीक है, तो 30 से 35 पे अपनी इन्वेस्टिगेशन लीड मिल गई, आगे बढ़ेंगे अपन। फिर उसको पूछेंगे अच्छा चश्मा लगाता था क्या, वो बोलेगा नहीं बिना चश्मे वाला था पक्का, तो वो चश्मे वाले बच गए। फिर उसको पूछेंगे कि अच्छा दाढ़ी मूछे थी क्या, बोला हाँ फ्रेंच बियर्ड थी, तो ये अपने को लीड्स मिल रही हैं। यहां पर आप क्या कर रहे हो, दो कॉन्ट्रास्टिंग क्वेश्चन पूछ रहे हो, दाढ़ी थी नहीं थी, जवान था बुजुर्ग था, मेल था फीमेल था। ये कॉन्ट्रास्टिंग क्वेश्चन जो पेयर है इसे कपलेट कहते हैं। ये जो पेयर ऑफ कैरेक्टर हम पूछेंगे, हम देखेंगे, अभी एग्जाम्पल देती हूं आपको इसका। नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर 2, इनमें से दोनों स्टेटमेंट सही मान रहे हो क्या। मान लो वो बोले शायद चश्मा था शायद नहीं था, तो क्या करोगे, उसको बोलोगे तू जा भाड़ में, दूसरा विटनेस ढूंढोगे, बोले तो खुद ही कंफ्यूज्ड है। तो हमेशा कपलेट में से एक को लेकर आगे बढ़ते हैं, वन ऑफ देम विल बी कॉल्ड अ लीड। तो ध्यान रखना क्वेश्चन आता है, एक सिलेक्ट होता है स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट रिजेक्ट होता है, ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ रहा है। अब अपन यहां पर फिट करते हैं। देखो यहां कैसे पता लगा सकते हैं, कैसे कपलेट्स बनाते हैं। सबसे पहले तो ये कपलेट बना लो कि लेट से कैसे बनाए अपन, कुछ भी बनाते हैं, सपोज विंग्स थे या नहीं थे, मान लो अगर विंग्स थे तो क्या क्या होगा, या तो बर्ड या तो बैट। क्वेश्चन अपन ने पूछा पंख हैं कि नहीं है, अगर पंख हैं तो इनमें से कुछ होगा, पंख नहीं है तो इनमें से कुछ होगा, फिश या एम्फीबियन। ठीक है, मान लो अपन को दिख गए पंख हैं, तो इसको रिजेक्ट कर दिया, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लो कि मेमोरी ग्लैंड्स हैं कि नहीं है, तो मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट और एब्सेंट है तो बैट, नहीं है तो एक को सिलेक्ट एक को रिजेक्ट, ऐसे करके ग्रुप में डाल दोगे। ऐसे ही यहां पर क्वेश्चन पूछ लो गिल्स हैं कि नहीं है, गिल्स हैं तो इसमें डाल दो, नहीं है तो इसमें डाल दो। तो ऐसे करके जो ध्यान रखो क्वेश्चन आता है, ये जो स्टेटमेंट है जिसके दो बातें कह रहे हैं, एक कैरेक्टर विंग है नहीं है, ये विंग एक कपलेट है,
इसमें से एक रिजेक्ट होगा, एक सिलेक्ट होगा, जो सिलेक्ट होगा वो हमें लीड देगा आगे बढ़ने के लिए क्लासिफिकेशन को। तो टैक्सोनॉमिकल एड ही तो है, ये मदद ही तो कर रही है हमें क्लासिफाई करने के लिए। तो की आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर्बेरियम में सिर्फ प्लांट्स, बोटानिकल गार्डन में सिर्फ प्लांट्स, जूलॉजिकल पार्क में सिर्फ एनिमल्स, म्यूजियम में दोनों और यहां भी दोनों। बेस्ड ऑन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइंस है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स विच आर इन पेयर, और इस पेयर को बोलते हैं कपलेट, कपल। चॉइस की जाएगी दोनों ऑप्शंस में, और दोनों ऑप्शंस कैसे होंगे? ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट। चश्मा है नहीं है, दाढ़ी है नहीं है, हर वर्ड पे क्वेश्चन आता है। एक एक्सेप्ट किया जाएगा, एक रिजेक्ट किया जाएगा, और जो एक्सेप्ट किया जाएगा वो लीड है। एक्चुअली दोनों लीड्स हैं। हो सकता है एक केस की तरफ आगे ले जाए, अगर वो बोल दे चश्मा है तो वो लीड हो गई, और वो कहेगा चश्मा नहीं है तो वो लीड हो गई। तो हर स्टेटमेंट क्या है? लीड है। एक लीड सिलेक्ट होगी, एक लीड रिजेक्ट होगी, और हर कैटेगरी के लिए सेपरेट की बनानी पड़ेगी। जैसे यहां था, इसके लिए फर्स्ट की पूरे के लिए ये थी, लेकिन सेकंड की इसके लिए मैंने क्या बनाई? मेमोरी ग्लैंड, और इसके लिए मैंने क्या बनाई? गिल्स। तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स जिसमें है, अपने को कीज डिफरेंट बनानी पड़ेंगी। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, और ये एनालिटिकल है नेचर में, ये भी क्वेश्चन आता है। यहां पर कुछ प्रिजर्व नहीं कर रहे हैं, यहां पर कुछ कंजर्व नहीं कर रहे हैं, यहां पर एनालिसिस कर रहे हैं, दिमाग लगा के, लॉजिक लगाकर कहीं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ ये तो इनमें से चार तो जगह थी, ठीक है, कंजर्व प्रिजर्व जहां आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक मेथड था, टेक्निक थी की वाली, और अब किताबें हैं, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ और कैटलॉग। देखो मोटा मोटा आपको बताती हूं, इन सब में हम डिस्क्रिप्शन करेंगे। फ्लोरा में प्लांट करोगे, एनिमल की दोनों, नाम ही है फ्लोरा एंड फौना। फौना मीन्स एनिमल, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स। एक गिवन एरिया में जितने पेड़ हैं उन सब का डिस्क्रिप्शन फ्लोरा में होता है, अलग अलग फ्लोरा होते हैं। और मैनुअल का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल है, ये भी वही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा और डिटेलिंग होती है। दोनों ही किताबें हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एरिया है, वहां जितने पेड़ हैं वो सब फ्लोरा में है, पर मैनुअल थोड़ा स्पेसिफिक होता है। जैसे वहां के मेडिसिनल प्लांट का एक मैनुअल है, जैसे आपके टीवी के साथ एक मैनुअल आता है, यूजर मैनुअल, या फ्रिज के साथ मैनुअल आता है, उसमें उस टीवी के ही बारे में सब कुछ डिटेल है, उसे कैसे यूज करना है, सब कुछ, एवरीथिंग। तो मैनुअल मतलब और थोड़ा स्पेसिफिक हो गया। अब मोनोग्राफ का मतलब, मोनो मीन्स एक, अगर किसी एक टेक्सॉन की डिटेल्स हैं, एक एरिया में एक टेक्सॉन, सिर्फ स्पीशीज की बात कर रहे हैं, एक स्पीशीज की, उसको जिस किताब में रिकॉर्ड करेंगे वो मोनोग्राफ हो गया। ठीक है, तो तीनों में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसमें एक एरिया में सबकी, इसमें थोड़ा और स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की, और इसमें एक ही टेक्सॉन, सिंगल टेक्सॉन एट अ टाइम। हर टेक्सॉन के लिए उस एरिया के अलग अलग मोनोग्राफ्स बनेंगे। कैटलॉग हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया, एनसीईआरटी में ये 3 दिए हुए हैं, पर कैटलॉग का क्या मतलब होता है? कैटलॉग का सिंपल सा मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप को एक लेट्स से सोफा खरीदना है, अपन शॉप पे गए तो अपन क्या बोलते हैं? कैटलॉग दिखा दो। तो उस कैटलॉग में प्राइसिंग वाइज सब लगे होते हैं, 10 से 20 हज़ार का, 20 से 30 हज़ार का। इतने सस्ते तो खैर सोफे आते ही नहीं है, तो 50 से 60 हज़ार का, 60 से 70 हज़ार के सोफे हैं। कलर वाइज आपको कैसा चाहिए, आपको फाइबर वाला चाहिए तो वो एक साथ, तो एक सिस्टमैटिक ग्रुपिंग कर दी है। ऐसे ही जब प्लांट्स, एनिमल्स की रिकॉर्डिंग की जाए और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनको कैटेगराइज कर दे, उसको कैटलॉग बोल देंगे, राइट? सो दे ऑल आर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस, दे हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ये एनसीईआरटी की लाइंस है। फ्लोरा में उस एरिया में सिर्फ पेड़, और पेड़ों का क्या क्या लिखते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट रटा होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट स्पीशीज हैं उन सबका इंडेक्स है एक तरह से। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर उस एरिया से कोई पेड़ को मुझे पता करना है, उसकी डिटेल्स, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं उस एरिया का फ्लोरा लाऊंगी और मैं वहां पर उसको ढूंढ लूंगी, और उसकी सारी इंफॉर्मेशन इसमें ऑलरेडी रिकॉर्डेड होगी, साइंटिस्ट ने बना रखी होगी। इसके लिए बहुत मतलब कमिटीज होती हैं जो ये काम करती रहती है। जैसे नगर पालिका होती है ना, वैसी इनकी कमिटीज होती हैं जो फ्लोरा और ये जर्नल्स और ये सब लिखते रहते हैं। मैनुअल्स क्या है? यहां पर भी एक एरिया में स्पीशीज क्या आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और मतलब और स्पेसिफिक है,
और मोनोग्राफ में एक ही टैक्सॉन। ध्यान रखना ये जो तीन है, फ्लोरा, मैनुअल और मोनोग्राफ, इस पर जो क्वेश्चन आता है वो ऐसी की ऐसी एनसीईआरटी की लाइन उठकर आती है। आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं करवाते हैं वो लोग, तो आपको ऐसा का ऐसा वर्ड्स रटने पड़ेंगे। जैसे हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात आए तो फ्लोरा ही आंसर होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज आए तो मैनुअल ही आंसर होगा, और ओनली वन टैक्सॉन आए तो मोनोग्राफी होगा। अच्छी बात यह है कि ये लेक्चर, इसीलिए मैंने आपसे कहा था ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसी की ऐसी लाइंस उठकर आती हैं। तो अपने को अंडरस्टैंड करना है एक बार और फिर उसको लर्न कर लेना है। अब यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है एनसीईआरटी का, बट कुछ फादर्स, कुछ जनक मैंने लिख रखे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में भी सबके फादर्स लिख रहे हैं। यहाँ पर मैंने ये 5 लिखे हैं। वैसे तो हम फादर ऑफ साइटोलॉजी भी पढ़ चुके हैं, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ चुके हैं, जगह जगह हमने पढ़ा है, पर ये 5 मोस्ट कॉमन है। इनको एक सिंपल सी ट्रिक से आपको लर्न करवाती हूँ। जैसे बायोलॉजी, पहले भी क्लास में बताया है, बायो में क्या क्या आता है, बॉटनी और जूलॉजी। तो बॉटनी जूलॉजी टोटल क्या बनती है, बायो। टोटल मतलब एरिस्टोटल, ठीक है। अब बॉटनी, बॉटनी मतलब पेड़, पेड़ मतलब जंगल, जंगल मतलब फॉरेस्ट। ये देखो फ्रस्टस, फॉरेस्ट जैसा प्रोनाउंसिएशन है, तो थियोफ्रॉस्टस बॉटनी के हो गए। बचा हुआ जूलॉजी, उसके भी एरिस्टोटल हो गए। तो बायो के और जूलॉजी के फादर जो हैं, पिताजी जनक, वो एरिस्टोटल हैं और बॉटनी के फ्रिस्टस हैं। देखिए जेनेटिक्स के हम पढ़ चुके हैं, कौन थे, मेंडल। कैसे याद कर सकते हो भाई, अगर आपकी जेनेटिक्स बहुत अच्छी है तो ये बहुत अच्छी बात मानी जाती है, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स की कंपैरेटिवली वीक होगी तो आपको मेडल मिलेगा। तो जिसकी जेनेटिक्स बढ़िया उसको मेडल मिलेगा, तो मेंडल हो गए जेनेटिक्स के, ठीक है। अब टैक्सोनॉमी के फादर इसी क्लास में पढ़ा है जिन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी दिया है। देखो कार और टैक्सी, और टैक्सी में कार ही तो चलती है। तो टैक्सोनॉमी के फादर कौन है, कार्ल लिनियस। और अपन जानते हैं इनका नाम 3 अक्षर का था, इनने 2 में रख लिया था, तो ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी इन्होंने दिया। दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलो अब ये देखते हैं फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ते हैं। देखो इसको कैसे याद रख सकते हो, इनके नाम में वार्ड आ रहा है। वार्ड हॉस्पिटल में होता है, हॉस्पिटल में वो पहुंचता है जिसकी इम्यूनिटी पुअर होती है। तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन हो गए, जिनके नाम में वार्ड आएगा, यानी एडवर्ड, एडवर्ड जेनर हो गए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर है, 1-2 क्वेश्चंस आते हैं। अच्छी बात यह है कि अगर आते हैं तो वो आने ही आने चाहिए। आज जाके एक एक लाइन एनसीईआरटी से पढ़ना, अंडरस्टैंड करना, जो भी डाउट्स हो वो कल पूछना। हालांकि मैं ये डायलॉग रोज बोलती हूँ, बट हार्डली बच्चे हैं जो मेरे से कोई लाइन पूछने आते हैं। इसके 2 ही मतलब हो सकते हैं, या तो आपको पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी पढ़ते हो तो सब कुछ समझ आता है, या आप जाकर नहीं पढ़ते हो। तो अब आप कौन सा लीड में आ रहे हो, कौन सा कपलेट का कौन सा स्टेटमेंट लीड बढ़ेगा, वो आप जानो, आपका काम जाने। चलिए, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कल से हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शुरू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।